नमस्कार। आजकल इस पे बहुत हो हल्ला मचा हुआ है कि अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कह दिया। आपको क्या ऐसा लगता है कि कोई नेता विपक्ष या कांग्रेस का नेता सदन लोकसभा में इस तरह की गलती कर सकता है, या जानबूझकर गलती कर सकता है, या ये सिर्फ स्लिप ऑफ टंग है? ज़्यादातर लोग इसे विश्वास नहीं कर सकते कि ये जानबूझकर की गई है, लेकिन ये सही है कि ये जानबूझकर की गई है। अगर अधीर रंजन के उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा जाए जो उन्होंने एबीपी के एक पत्रकार को दिया था, उन्होंने पहले कहा कि राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे, फिर कहा नहीं राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी, पूरे हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी है, तो हमारे लिए क्यों नहीं उपलब्ध होंगी। कल तो राष्ट्रपति भवन जा रहे थे तो जाने नहीं दिया गया था। नहीं दिया गया, आज भी जाने का कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है। राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब पहले उन्होंने राष्ट्रपति कहा और इस्तेमाल किया, बाद में उनको लगा कि नहीं ये बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, और इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति का इस्तेमाल किया, और ये जानबूझकर किया गया है। इसके कितने भी एंगल से आप वीडियो देखिए, और उसके मानने के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि जो अधीर रंजन चौधरी हैं इनका पूरा इतिहास इसी तरह का है, और अधीर रंजन चौधरी किसी भी मामले में राहुल गांधी या किसी और नेता से इन सब मामलों में पीछे नहीं रहना चाहते हैं। तो इसलिए जो भी अधिकतम कहा जा सकता है वो कह रहे हैं और कहते रहे हैं। आपको याद होगा कि जिस समय धारा 370 का विधेयक सदन में लाया गया था, तो उन्होंने कहा था कि अरे ये मामला तो संयुक्त राष्ट्र में पेंडिंग है, तो फिर इसमें इतनी जल्दी क्या थी। और उसी क्रम में उन्होंने ये भी कहा कि दो राष्ट्रों के बीच का मामला है, बगैर पाकिस्तान को विश्वास में लिए हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये सोच है, और अगर ये सोच नॉलेज गैप है तो फिर उन्हें वहाँ नहीं होना चाहिए था जहाँ वो हैं, और अगर ये सोच इतनी ख़राब है, इतनी गंदी है, तो भी वहाँ नहीं होना चाहिए था जहाँ वो हैं। जहाँ मीन्स वो कांग्रेस के सदन में, लोकसभा में नेता हैं, यद्यपि उनको विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं मिला हुआ है, क्योंकि उसके लिए जो कोरम है रिक्वायर्ड सांसदों का, वो पूरा नहीं कर सकी कांग्रेस। और इसके अलावा एक उन्होंने और बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था, लोकसभा के अंदर ये रिकॉर्ड में है, लोकसभा की कार्यवाही में इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना करते हुए उन्होंने कहा था कि अरे कहाँ गंगा माँ और कहाँ गंदी नाली। तो इतना तो बड़ी गलती नहीं हो सकती है। और अब की बार भी उन्होंने कहा कि अरे चूक हो गई, और हम तो गैर हिंदी भाषी राज्य के हैं, हमको हिंदी नहीं आती इसलिए चूक हो गई। अरे भाई, गैर हिंदी भाषी हैं, हिंदी ठीक से नहीं आती, और आप इतने संवेदनशील पद पर हैं, तो आपको किसी डॉक्टर वैद्य ने नहीं बताया हुआ है कि आप हिंदी में बात करिए, आप इंग्लिश में बात करिए। लेकिन सही बात यह है कि उनकी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने इंग्लिश में बात करते हुए इसी राष्ट्रपत्नी के बारे में कहा तो कहने लगे बाई डिफ़ॉल्ट निकल गया ये, भाई अब उनको इंग्लिश भी नहीं मालूम। तो अगर हिंदी भी नहीं मालूम, इंग्लिश भी नहीं मालूम, तो भाई बंगाली में बात करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी तो ये कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी के बहुत विश्वास पात्र हैं, और उन्होंने बहुत सिलेक्शन करने के बाद उनको लोकसभा में कांग्रेस का नेता बनाया। और इसीलिए शायद भाजपा नेताओं का, स्मृति ईरानी का गुस्सा सोनिया पर ये फूट रहा था कि भाई आपकी पसंद है तो आप माफ़ी मांगिए। और ये जो अधीर रंजन हमेशा उल्टे सीधे बयान देने के बाद में फिर उसको रफू करने की कोशिश करते हैं, और उनका हम राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे और माफ़ी मांग लेंगे। अरे भाई, राष्ट्रपति जी के पास जाने की क्या ज़रूरत है माफ़ी मांगने के लिए? आप तो मीडिया में बयान दिया है, मीडिया में माफ़ी मांग लीजिए कि भाई उनसे माफ़ी मांगते हैं, बात ख़त्म हो गई। लेकिन उन्होंने बिना सोचे समझे, पूरी राजनीतिक अपरिपक्वता से, जो कांग्रेस ने और विपक्षी नेताओं ने
राज्यसभा से जो उनके सांसद निलंबित किए गए थे, उनके विरोध में धरना प्रदर्शन चल रहा था गांधी प्रतिमा के पास, उससे जो माइलेज उनको मिल रहा था वो एक क्षण में सब खत्म कर दिया। और ये कांग्रेस की आत्मघाती प्रवृत्ति है, जिसे कहते हैं कि वो अच्छे काम करने के लिए निकलते हैं, पॉपुलैरिटी करने के लिए निकलते हैं और सत्यानाश हो जाता है पार्टी का। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ अधीर रंजन कर रहे हैं, उनके IT सेल ने इस तरह का अभियान ट्विटर पे और हर जगह मीडिया में चलाया है, जिसमें रिकॉर्डेड वीडियो दिए गए हैं और उसमें सोनिया गांधी के लिए ज़्यादा लड़ाई लड़ी जा रही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये प्रवृत्ति कांग्रेस को कहाँ ले जा रही है। इससे कांग्रेस का भला नहीं होना है। इस तरह के बयानों से कांग्रेस दिन प्रतिदिन, अगर देखा जाए इनका इंडेक्स हो वोट गिरने का, तो वोट गिर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहाँ 80 सांसद हुआ करते थे, उसमें सिर्फ सोनिया गांधी अकेली सांसद हैं और विधानसभा में 2 विधायक रह गए हैं। विधान परिषद में पूरी तरह से साफ हो चुकी है। प्रदेश में कोई भी बड़ा नेता उनके पास बचा नहीं है। जो बड़े नेता बचे हैं, प्रमोद तिवारी, वो बहुत बुज़ुर्ग हैं, इसलिए कांग्रेस का बहुत ही पुरसा हाल नहीं है। और ये तब है जब 2017-2022 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी को ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया गया था। 2019 में भी उन्हें ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया गया, लेकिन नतीजा 0 निकला। तो जब इतने बड़े राज्य में उनका रिजल्ट 0 निकला और धीरे धीरे पूरे देश में हर जगह से सिमट चुकी है, 2 राज्यों तक रह गई है, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जिसमें इस बात की पूरी संभावना है कि अब की बार वहाँ भी कांग्रेस का वजूद नहीं बचेगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसी भारतीय ने नहीं की थी, एक अंग्रेज A.O. ह्यूम ने की थी। और तमाम लोग तमाम तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन उनका इरादा नेक नहीं था। और आप सोच सकते हैं कि इटावा डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट, अंग्रेज कलेक्टर, बिना किसी की अनुमति के इस तरह का बड़ा काम उठा सकता था। ये उनकी सेवा शर्तों के प्रतिकूल था। इसका मतलब ये हुआ कि उनको ऊपर से आदेश था कि कुछ हाँ ऐसा करिए, और उन्होंने कर दिया। तो इसका उद्देश्य ये था भारतीयों को, खासतौर से आंदोलनकारियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए जिसमें उनको इंगेज किया जा सके और जो तोड़ फोड़ की कार्रवाई, आंदोलन हो रहे हैं, उनकी धार को कुंद किया जा सके। ये इसका उद्देश्य था। और अगले 100 वर्षों तक भारत में निर्बाध रूप से सत्ता कायम रखी जा सके, ये उद्देश्य था कांग्रेस बनाने का। लेकिन जैसे कांग्रेस बनी, धीरे धीरे उसमें राष्ट्रवादी नेता जुड़ते गए और जो उनका उद्देश्य था अंग्रेज़ों का, वो पूरा नहीं हो रहा था, क्योंकि उससे आंदोलन को बाढ़ आने लगी, आम जनता जुड़ने लगी और सबको लगा कि हाँ भाई अब कांग्रेस आई है तो देश स्वतंत्र हो जाएगा। बहुत सारे राष्ट्रवादी नेता जुड़ गए। तो कांग्रेस के इस तरह की जो वृद्धि हुई, उससे अंग्रेज़ बड़ा पेशो पेश में पड़ गए और उन्होंने साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छा काम कर रहे गांधी जी को बुला लिया। साउथ अफ्रीका में भी गांधी जी गए तो किसी और उद्देश्य थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को ऐसा कायाकल्पित किया कि वो सेवा भाव में लग गए और बहुत सारे काम किए। उसको बहुत विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उनकी उन सेवाओं को, सेवा भाव को देखते हुए अंग्रेज़ों ने उनको स्पीड ब्रेकर की तरह से इस्तेमाल करने के लिए कांग्रेस में भारत ले आए और गांधी जी ने वही करना शुरू किया। इतना अच्छा सामंजस्य उन्होंने बिठाया आंदोलनकारियों और सरकार के बीच में कि जहाँ कहीं भी आंदोलन उग्र होने लगता, वो आंदोलन को वापस ले लेते और जहाँ कहीं चिंगारी भड़कने लगती, वो आंदोलन की घोषणा करते। सारा जो आक्रोश था उसको मोबिलाइज करते, सारी जनता उनके पीछे चल पड़ती और जहाँ कहीं पोजीशन ऐसा लगता कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, अंग्रेज़ों पे दबाव बहुत बढ़ने लगा, वापस ले लेते। तो इस तरीके से सामंजस्य बिठाते कांग्रेस चलती रही। उनका जो अंग्रेज़ों का 100 साल का उद्देश्य था, वो 60 साल तक तो सत्ता चली। आप सोचिए 1885 में कांग्रेस बनाई गई और 1947 में देश स्वतंत्र हुआ। 60 साल तो बड़े आराम से उन्होंने सत्ता चलाई। और छोड़ी भी क्यों? छोड़ी तब जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सुभाष चंद्र बोस और दूसरे जो क्रांतिकारी थे, उनका बहुत दबाव था और ब्रिटेन की इतनी खस्ता हालत हो गई थी और उनका जो भारत में ऑपरेशन चल रहा था, मीन्स जो सत्ता थी, वो भी बहुत लाभप्रद नहीं रह गई थी। और जब कोई बिज़नेस लाभप्रद नहीं रहता है तो जो MNCs होती हैं, MNC का कल्चर है, क्योंकि ब्रिटेन की सत्ता तो बहुत सारे देशों में थी, तो जहाँ कहीं उनका बिज़नेस लाभप्रद नहीं होता था, उनको अपने पास से पैसा लगाना हो, तो ऐसा बिज़नेस किस काम का वहाँ छोड़ देते थे। ऐसा किया था अंग्रेज़ों ने
और भारत को भी तमाम परिस्थितियों में छोड़ा। और गांधी जी ने तमाम किंतु परंतु के बाद विभाजन भी स्वीकार किया, सब कुछ हुआ। और इसके बाद में उनकी मंशा बहुत अच्छी थी कि कांग्रेस को विघटित कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। उसके दो कारण हो सकते हैं, इसमें विद्वानों के अलग अलग मत हैं। उसके दो कारण ये हैं, पहला कारण तो ये है कि अब अंग्रेजी नहीं रहे तो कांग्रेस की आवश्यकता भी नहीं बची, क्योंकि कांग्रेस की आवश्यकता जितनी भारत को थी उससे ज़्यादा कहीं अंग्रेज़ों को थी, ऐसा पश्चिमी इतिहासकारों का कहना है। और गांधी जी के बारे में भी है कि उनके बहुत अच्छे पुलिसिंग करते थे ब्रिटिश की। और दूसरा तरीका ये है कि जब कांग्रेस अगर स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य से बनाई गई थी तो वो उद्देश्य पूरा हो चुका था। इन दोनों ही परिस्थितियों में कांग्रेस को समाप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन कहते हैं ना कि लालच जैसे जैसे बढ़ता जाता है, आदमी उस ढंग से उसी दिशा में आगे बढ़ता जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस को ख़त्म नहीं होने दिया, क्योंकि उन्हें अंग्रेज़ों की तरह काफ़ी दशकों तक राज्य करना था। और गांधी के निधन के बाद इस कांग्रेस पर नेहरू का पूरा दबदबा हो गया। आप सभी को मालूम होगा कि कांग्रेस के अंदर नेहरू की स्थिति बहुत ख़राब थी। उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक भी वोट नहीं मिला था। सारे लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को वोट दिया था और उन्होंने तमाम चीज़ें दन फन करके किसी तरीके से ये सब किया और प्रधानमंत्री बन गए तो बहुत सारी चीज़ें उनके हाथ में भी आ गई। गांधी जी के जाने के बाद, उनके निधन के बाद पूरी तरीके से नेहरू का वर्चस्व हो गया। और ये उनके वर्चस्व का ही प्रभाव था कि उनके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी को सत्ता हस्तांतरण में कोई बहुत मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा और उन्होंने भी सत्ता हासिल की। और उस सत्ता हस्तांतरण में अगर आप देखें, जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से ही जो नीतियों के विरोध में, ईगो के टकराव से, राजनीतिक समझ से बहुत सारे नेता नेहरू के ज़माने से ही कांग्रेस से निकलने लगे थे। इंदिरा गांधी के ज़माने में बढ़ के और प्रोसेस, जो प्रक्रिया बहुत तेज़ हो गई और एक समय तो आया कि कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित हो गई। एक धड़ा इंदिरा जी के साथ में था, दूसरा धड़ा अलग हो गया। और इंदिरा गांधी ने अपने धड़े को बहुत संभाल के रखा, करीने से रखा, चूँकि वो प्रधानमंत्री बन चुकी थी, इसलिए उसी धड़े को असली कांग्रेस बनाने का भी कार्य किया और उस धड़े को भी एकजुट नहीं रख सकें। आप देखिए कि 1971 में बांग्लादेश युद्ध के बाद में 75 तक उनकी स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उनको हाई कोर्ट के डिसीजन और जो भी हैं वो तो अपने आप में थे, लेकिन स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी थी उनको आपात स्थिति लगानी पड़ी। और आपात स्थिति की ज़्यादतियों के फलस्वरूप जैसे ही मौका मिला, उनके तमाम सिपहसालार, विश्वसनीय नेता पार्टी छोड़कर निकल गए। और इस तरीके से जो पार्टी से पलायन होता रहा वो सब बौद्धिक पलायन था और धीरे धीरे पूरी निर्भरता गांधी परिवार पर होती चली गई। 1984 में जिस समय इंदिरा गांधी की भी मृत्यु हुई और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, तो एक बार फिर लोगों को भरोसा हुआ कि शायद कुछ परिवर्तन आएगा, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद भी जो पलायन का सिलसिला है वो जारी रहा और विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी और इस विघटन से कांग्रेस की सरकार भी चली गई। 1989 में विश्वनाथ प्रताप ने सरकार बनाई। ये अलग बात है कि 1991 में कांग्रेस की सरकार दोबारा आई और पीवी नरसिम्हा राव ने तमाम दलों के सहयोग से सरकार बनाई, लेकिन इसके बाद भी अपने नेताओं को बांधकर नहीं रख सके और वाजपेयी सरकार आने के बाद में नेताओं का पलायन बहुत ज़ोर से हुआ और फिर 2004 में इनकी सरकार आई तो पलायन रुका और 2004 के बाद में 2014 तक जो 10 साल की इनकी सत्ता रही, उसके बाद में पलायन इतना ज़्यादा हो गया कि शायद ये अब किसी भी पार्टी में, किसी भी देश में सबसे बड़ा पलायन है। और ये जो नेता बाहर गए हैं सब बौद्धिक वर्ग के हैं, वो तेजस्वी और प्रखर नेता हैं, वो सारे के सारे लगभग बाहर हो गए हैं। अब वही नेता बचे हुए हैं जिनको कहीं और नहीं, कहीं ठौर नहीं, और उनको लगता है कि गांधी परिवार के बिना उनका कोई भविष्य नहीं, कांग्रेस के बाहर उनका कोई भविष्य नहीं। और ऐसे भी नेता हैं जिनको कोई दल शायद स्वीकार भी ना करे, तो उनकी मजबूरी है। और कांग्रेस की एक सबसे बड़ी चीज़ है कि गांधी परिवार ने कभी मुख्यमंत्री बनने का लालच नहीं किया। उनकी निगाह हमेशा प्रधानमंत्री बनने की रहती है, वो शायद मंत्री भी बनना स्वीकार ना करें। तो इसलिए जो क्षत्रप हैं राज्यों में हुए वो उनके विश्वसनीय बने रहे। राजस्थान में आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं, उनको मालूम है कि कोई भी गांधी परिवार का सदस्य मुख्यमंत्री होने नहीं आ रहा है और प्रधानमंत्री बनने नहीं देगा।
जब मौका आएगा, जब चाहेंगे वो बन जाएंगे। और अगर प्रधानमंत्री बनेंगे भी तो कठपुतली की तरह होंगे, काम वही करेंगे बैकडोर से, ये सभी मालूम है। तो जिनको ये मालूम है पूरे से, वो बहुत ही निष्ठावान हैं। आप देख सकते हैं दोनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भूपेश बघेल ये सब करते रहते हैं। अब जितने भी नेता निकल गए तो उसमें जो बौद्धिक वर्ग की बहुत कमी हो गई। जो थिंक टैंक है कांग्रेस के पास बचा नहीं। और जो उनके सबसे बड़े नेता हैं, आप समझ सकते हैं, जो राहुल गांधी हैं, वो आज तक भी उनके भाषण हैं, उनकी राजनीतिक परिपक्वता, बुद्धिमत्ता ज़्यादातर हास्यास्पद हो जाते हैं और हंसी का पात्र बनते हैं और काफ़ी लोकप्रिय हैं अपने भाषणों से, लेकिन पार्टी को रसातल में जाने से नहीं रोक सके। बल्कि ये कहा जाए कि उनकी वजह से ये पार्टी रसातल में गई तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। दूसरी एक और सबसे बड़ी बात आप देखिए, सोनिया गांधी की शादी 1968 में हुई थी राजीव गांधी के साथ में, और इतने बरसों में यानी करीब 54-55 साल के बाद भी सोनिया गांधी को आज भी ठीक से हिंदी बोलना नहीं आता है। हिंदी बहुत साधारण लैंग्वेज है, लेकिन अगर किसी का कमिटमेंट होता, किसी की इच्छा होती और दृढ़ संकल्प होता तो वो आज फराटेदार हिंदी बोल रही होती। कितने ऐसे अंग्रेज हैं, आप मैक्स मुलर को लीजिए, उसने संस्कृत सीख के हमारे वेद पुराणों का इंग्लिश रूपांतर किया। कितने ऐसे रशियन हैं जिनकी भाषा बहुत ही अलग तरह की है, क्लिष्ट है, वो संस्कृत के विद्वान हैं, श्लोक पढ़ते हैं। कितने ऐसे अमेरिका के नेटिव अमेरिकन्स हैं जो अच्छी खासी हिंदी बोलते हैं। तो इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर उनकी इच्छा नहीं है इसीलिए नहीं सीख पाई, और उसका कारण है कि फिर उनका जुड़ाव भारत की जनता से नहीं हो पाया। और इस तरीके से कांग्रेस में जो पलायन हुआ उससे ब्रेन ड्रेन लगातार हुआ। इस पर एक सिर्फ पलायन नहीं है, नेताओं का ब्रेन ड्रेन हुआ। और इस ब्रेन ड्रेन के कारण अगर आप देखें, आज जो भी नेता बचे हैं उनमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है। और फिर जो दूसरे नेता थे गांधी परिवार के, प्रियंका गांधी को, उनको आपने देखा उत्तर प्रदेश का क्या हाल बना दिया है। अब लोकसभा में नेता बनाने के लिए भी अगर उनको अधीर रंजन को चुनना पड़ता है तो आप समझ सकते हैं कितनी मजबूरी रही होगी। और उसके लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार कहा है कि भाई वो जितना बोलते हैं उससे ज़्यादा जिम्नास्ट करते हैं। और आप उनके देख सकें कितने हास्यास्पद और कितने ऐसे भाषण उनके होते हैं, वक्तव्य होते हैं, जिसमें सदन में बजाय कांग्रेस की गरिमा बनाए रखने की, बरकरार रखने की, बढ़ाने की तो बात छोड़ दीजिए, दिन प्रतिदिन कांग्रेस की गरिमा गिराते हैं। और फिर जब इस तरह की कोई कसमकस पैदा हो जाती है सरकार और उनके बीच में थोड़ा रस्साकसी होने लगती है, तो उनका आईटी सेल और ऐसे आजकल के जो आप देखें, ख़ासतौर से वो राहुल गांधी के जो अपने फॉलोवर्स हैं, इस तरीके से उसमें जुड़ जाते हैं कि उससे बजाय कांग्रेस को फ़ायदा होने के नुकसान बहुत होता है। वो नुकसान तो पहुंचाना चाहते हैं विपक्ष को, मीन्स भाजपा को, लेकिन उनका अपना नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। और इस तरीके से जो भी ये बवाल मचा हुआ है अधीर रंजन का, इसमें कितना अच्छा होता है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली होती, बात ख़त्म हो जाती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और मज़े की बात ये देखिए कि अधीर रंजन चौधरी के बयान का समर्थन किया है उदित राज ने। उदित राज बीजेपी में थे और बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए हैं क्योंकि उनके मनचाही चीज़ें नहीं हुई, उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, उन्हें कहीं राज्यपाल नहीं बनाया गया, उन्हें राष्ट्रपति नहीं बनाया गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और इसीलिए वो जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनको भी बहुत कोसा करते थे कि अरे हमने बनवा दिया था गवर्नर, इस वजह से वो आज यहाँ आ गए, नहीं तो अपना बायोडाटा लिए घूम रहे होते। तो इस तरह के विकृत मानसिकता के जो लोग हैं वो ही कांग्रेस में सर्वाइव कर रहे हैं। इधर उधर से जितने फिल्टर्ड आइटम हैं वो इनके पास हैं। और रेणुका चौधरी को आप जानते होंगे, जिनके लिए मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार बहुत ही ठाकेदार बयान दिया था जब उनकी हंसी के ऊपर। अब उन्होंने अपने मुंह से नाम तो कुछ नहीं लिया था, लेकिन आज कांग्रेस वाले हैं वो ट्रोल कर रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री ने रेणुका चौधरी को सूपनखा कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं कहा था। तो इस तरीके से जो ये पूरा एपिसोड चल रहा है, कांग्रेस सेल्फ गोल कर रही है, आत्मघाती काम कर रही है, और इससे कांग्रेस को बहुत नुकसान हो रहा है। और एक दो नेता नहीं हैं,
एक हैं अजय कुमार झारखंड के, उन्होंने भी बहुत ही विवादास्पद बयान दिए, उसका जिक्र भी नहीं किया जा सकता। और सारा जो बचा खुचा था, रही सही कसर थी, वो अधीर रंजन ने पूरी कर दी। पता नहीं कभी ऐसा समय आएगा या नहीं आएगा, हो सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा होगी नहीं आएगा, जब कांग्रेस का ब्रेन ड्रेन रुकेगा और कांग्रेस के जो गांधी परिवार हैं वो किसी अच्छे भले नेताओं पर विश्वास करना शुरू करेंगे, उनको डेलीगेट करेंगे और जो चापलूसी चाटुकारिता की संस्कृति बंद करेंगे और ये पार्टी परिवारवाद की छाया से निकलेगी और वहाँ से निकलकर अपने उत्तरदायित्व का जो विपक्ष का है उसका निर्वहन कर पाएगी। ठीक है, अदरवाइज गांधी की इच्छा के अनुसार आज कांग्रेस स्वतः समाप्त होने की ओर अग्रसर है। फिर किसी मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।